इस वीडियो में हम लोग केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यह ग्रेविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसके बाद फर्दर हम क्या देखेंगे कि केपलर्स थर्ड लॉ के द्वारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस प्रकार डिराइव किया जाता है। तो केपलर्स जो लॉ था उन्होंने कितने लॉ प्रोपॉइंट किया? देयर आर 3 लॉज। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा? केपलर का जो फर्स्ट लॉ था कि जितने भी आपके प्लैनेट होते हैं उनका जो सन के चारों तरफ जो पाथ होता है दैट इज द इलिप्टिकल पाथ। वह पाथ क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है। सेकंड वन उन्होंने कहा कि सेकंड वन में उनका मेन कॉन्सेप्ट था कि जितने भी प्लैनेट होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया होती है वह इक्वल एरिया क्या करते हैं? कवर करते हैं। एंड थर्ड वन था द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वह जो मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दीज आर 3 लॉज ऑफ केपलर। केपलर के इन 3 लॉज को हम क्या करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन करके क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। वन बाय वन का डिटेल में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, यदि प्लैनेट के बारे में देखें तो यदि हम प्लैनेट्स की ओर चलें तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं यहाँ कहाँ से सन से आगे की ओर बढ़ते चले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? मरकरी है। सेकंड क्या है? वीनस है। फिर क्या है? अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून दीज आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट। ये हमारे क्या होते हैं? यहाँ ये जो प्लैनेट है दीज आर जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स मीन दीज आर मेड ऑफ, ये किसके बने हैं? गैसियस हैं। ये क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं व्हिच वन? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये यहाँ जो ये बने हुए हैं ये किसके बने हुए हैं? आपके सॉइल, या इसमें क्या है सॉइल के अलावा दूसरी चीज इसमें क्या हो सकते हैं? हमारे रॉक्स हो सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरी में हम प्लैनेट्स को करते हैं। प्लूटो को क्या है? प्लैनेट्स की कैटेगरी से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। अब हम देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में देखें कि यहाँ पर ये जो हमारा ये पॉइंट है दिस इज द सन। ये क्या होगा? हमारा सन होगा। और ये जो पाथ होगा, ये जो पाथ होगा दिस इज द इलिप्स। ये जो पाथ है वो क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। और यहाँ पर इलिप्टिकल होते हैं और यहाँ पर जो इसका फोकाइस होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है? सन होता है। और यहाँ पर डिफरेंट जो हम प्लैनेट्स होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि जब हम केपलर्स लॉ को क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। उसके पहले केपलर्स लॉ के पहले हम देखते हैं कि कितने साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स मीन प्लैनेट्स के बारे में क्या-क्या डिफरेंट एरा में अलग-अलग समय में जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। वन बाय वन देखें यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो फर्स्ट साइंटिस्ट है टॉलेमी। कौन से आते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट? आते हैं टॉलेमी। टॉलेमी ने क्या प्रोपाउंड किया? सेंट्रिक थ्योरी। इन्होंने फर्स्ट वन दिया जियोसेंट्रिक वन। सेकंड वन हमारे क्या आते हैं? टॉलेमी के बाद हमारे पास आर्यभट्ट आते हैं। जो टॉलेमी का कॉन्सेप्ट था नियर अबाउट 1400 तक चला। फिर सेकंड वन आएंगे हमारे पास आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का कॉन्सेप्ट था कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन along with other planets. This is the आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट है। आर्यभट्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम देखेंगे कोपर्निकस। कोपर्निकस ने कौन सा? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोवाइड किया। इसके बाद हम देखेंगे जो टाइको ब्राहे हैं इन्होंने नेक्स्ट वन क्या किया? एक्यूरेट पोजीशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट की स्काई में एक्यूरेट पोजीशन को इन्होंने फाइंड किया। नेक्स्ट वन है फिर हम देखेंगे केपलर्स लॉ या प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट वन आएंगे केपलर्स लॉ और लास्ट में केपलर्स लॉ के यूज करते हुए फिर आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है? यहाँ डिस्कस करना है वन बाय वन करके। ये कौन है? ये टॉलेमी है। ये सेकंड सेंचुरी में इन्होंने क्या दिया? टॉलेमी का जो कॉन्सेप्ट था वह इन्होंने दिया जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मॉडल में टॉलेमी का कॉन्सेप्ट था। ये टॉलेमी है और टॉलेमी का जियोसेंट्रिक मॉडल है। जियोसेंट्रिक मॉडल को हम एक्सप्लेन करते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल में ये माना गया है कि जो पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर पॉइंट होता है वह क्या होता है? अर्थ होता है। और अदर प्लैनेट और स्टार्स क्या होते हैं? अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। अर्थ क्या है? रेस्ट में है। और अदर प्लैनेट्स और जो स्टार्स होते हैं वह क्या करते हैं? इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों मीन सेंटर में यूनिवर्स के जियोसेंट्रिक में जो टॉलेमी का कॉन्सेप्ट था उसमें
सेंटर में किसको रखा गया था? अर्थ को रखा गया था। यदि हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर स्टार्स, ये क्या होता है? स्टार्स होते हैं और ये हमारे सेंटर में क्या होता है? अर्थ होता है और अदर प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यह कॉन्सेप्ट था जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, यह लगभग 1400 सेंचुरी, कितने सेंचुरी तक इसका इफेक्ट था? ये नो दिस डोमिनेट 14 सेंचुरी, लगभग 14 सेंचुरी तक क्या है इसका प्रभाव था, मतलब ये पूरे 14 सेंचुरी तक लोगों ने इसको कंसीडर किया कि हाँ, जियोसेंट्रिक मॉडल सही है। सेकंड वन हम चलते हैं, हमारे पास क्या मैंने बताया जियोसेंट्रिक के बाद हमारे पास कौन से दूसरे आए थे? ये टॉलमी का कॉन्सेप्ट था। इंडियन साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट ऋषि थे, जो उनका भी मानना था, क्या मानना था कि नहीं, सेंटर में क्या होते हैं? सेंटर में हमारा सन होता है और अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये आर्यभट्ट का, लेकिन आर्यभट्ट के वर्क पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। फिर हम नेक्स्ट वन चलते हैं, हमारे पास आते हैं कोपरनिकस। ये लगभग हमारे पास कितना आते हैं? 16th सेंचुरी में आते हैं कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस का जो कॉन्सेप्ट था वह क्या था? हीलियोसेंट्रिक था। हीलियोसेंट्रिक मॉडल देखते हैं, निकोलस कोपरनिकस है और इन्होंने क्या प्रोपागेंड किया था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में इन्होंने कंसीडर किया कि जो हमारा सन होगा वह यूनिवर्स के सेंटर में है और अदर प्लैनेट्स और स्टार्स जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। दिस इज द हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल में यूनिवर्स का जो सेंटर पॉइंट माना, उसमें किसको माना गया है? सन को माना गया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोपरनिकस को भी बहुत ज्यादा इसका अपोजिशन हुआ और जो चर्च में था, चर्च वालों का कॉन्सेप्ट था क्या? टॉलमी के कॉन्सेप्ट बिलीव करते थे, इसलिए कोपरनिकस की बातों पर भी लोगों का ध्यान नहीं गया। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, कोपरनिकस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर चलते हैं। कोपरनिकस के बाद हमारे पास आए टाइको ब्राहे। इन्होंने क्या प्रोपागेंड किया था कि जो स्काई में क्या होता है, हमारे जो एक्यूरेट पोजीशन होते हैं किसके? स्टार और सन को उन्होंने कैलकुलेट किया। और इसके बाद हम आते हैं कहाँ की ओर आते हैं? नेक्स्ट वन आते हैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन की बात हम बात करेंगे, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में देखें, केपलर्स कितने लॉ प्रोपाउंड किया? केपलर्स प्रोपाउंड 3 लॉज। फर्स्ट वन केपलर्स फर्स्ट लॉ, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ को क्या कहा गया? द लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया। सेकंड वन केपलर्स सेकंड लॉ, इसी को कहा गया द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। सेकंड लॉ को द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। एंड द केपलर्स थर्ड लॉ को कहा गया द लॉ ऑफ पीरियड। द लॉ ऑफ पीरियड, इसके बारे में क्या करेंगे? वन बाय वन हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या है? केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ में कहा है जो पाथ होता है, जितने भी हमारे प्लेनेट होते हैं, जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो पाथ है वह कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है। जो कोपरनिकस का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, द पाथ इज सर्कुलर। जितने भी प्लेनेट होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ में किसने? केपलर ने फर्स्ट लॉ प्रोवाइड किया। उसमें उन्होंने कहा कि देयर आर टू फोकस, इसमें 2 फोकस होते हैं। दिस इज द फर्स्ट फोकस एंड दिस वन इज सेकंड फोकस। और यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं दिस इज द मेजर एक्सिस। इसमें क्या होता है? दिस इज द मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज द माइनर एक्सिस। मेन जो हमारा एलिप्स होता है उसमें 2 एक्सिस होती है, जो लॉन्गेस्ट है ये, इसको हम क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस कहेंगे। दिस इज द अवर मेजर एक्सिस एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। और उसके किसी एक फोकस पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? हमारा सन रहेगा। फिर जो हमारे किसकी पोजीशन? जो प्लेनेट की पोजीशन होगी वो 2 पोजीशन होगी। एक क्लोजेस्ट टू सन, क्या होगा? वह सन के क्लोजेस्ट होगा। और दूसरा क्या होगा? लॉन्गेस्ट द सन, जब सन से ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो जब सन से इसकी डिस्टेंस मोर देन रहती है तो दिस इज द अपेलियन, ये क्या है? एपहेलियन पोजीशन कहलाती है। और जब इस पोजीशन पर होता है तो सन की स्पीड क्या होती है? रिड्यूस होती है, सन स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही सन सन नहीं, ये प्लेनेट है, प्लेनेट जैसे मूव करते जाएंगे और जैसे ही इसके क्लोज जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड पेरिहिलियन। ये क्या होती है? हमारी पेरिहिलियन पोजीशन होती है। और इस समय प्लैनेट्स क्या करते हैं? फास्ट मूव करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पेरिलियन डिस्टेंस, और यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एपिलियन डिस्टेंस। तो जब हमारे जितने भी प्लैनेट होते हैं, जब ज्यादा दूरी पर होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। और जब वह क्लोज होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सेम पोजीशन हम चलते हैं। फर्स्ट लॉ को इस प्रकार हम क्या करते हैं? फर्स्ट लॉ को अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स, यहाँ पर हम देखते हैं ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर जो रिवॉल्व है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारा रिवोल्यूशन है क्या है?
रिवॉल्यूशन है, यह जो रिवॉल्यूशन है यहाँ समझ लेंगे, यह जो पाथ है, यह हमारे पास पाथ क्या कंसीडर किया गया इन्होंने, ये पाथ को इलिप्टिकल पाथ ये इलिप्टिकल पाथ होता है और यहाँ पर ये हमारा इस पोजीशन पर दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, ये हमारे सन की क्या है पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। तो ये कंप्लीट वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये जो ये इसे हम क्या कहते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं। मींस जब इस प्रकार प्लैनेट ये रिवॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है रिवोल्यूशन होता है। जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें कितने टाइप्स की मोशन होता है, एक तो ये रिवोल्यूशन होता है सन के चारों ओर होता है और साथ ही यह अपने एक्सिस पर भी क्या करते हैं रोटेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रोटेशन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं तो ये फर्स्ट लॉ है क्या है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ को ध्यान देना है, सेकंड लॉ को हमको समझना है कि यहाँ पर जब ये हमारा प्लैनेट है ए टू बी है तो जो एरिया होगी दिस या एरिया द एरिया स्वेप्ट आई, यदि हम यहाँ इसको क्या कंसीडर करें दिस द सन, यहाँ पर इसको ये सन की पोजीशन करें दिस इज आवर सन, तो सन और यह जो प्लेनेट है इन दोनों को ये जो रे है यह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करेगा शिफ्ट करेगा। मींस जो यह एरिया दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, यह दोनों एरिया क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सन की क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ ए एस बी, द एरिया ऑफ ए एस बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सी एस डी, ये दोनों क्या होगी एरिया इक्वल होगी। जब दोनों एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में जो इक्वल एरिया होगी तो यहाँ पर देखें ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ऑफ ए बी, यह जो डिस्टेंस है लेस डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस देखें सी टू डी, ये जो डिस्टेंस देखें सी, यह क्या है मोर डिस्टेंस है। इसका मतलब कि जब सन क्या होता है आपका जो प्लेनेट होते हैं सन से ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है स्लो हो जाती है और जैसे ही क्लोज आते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में किसमें इक्वल टाइम इंटरवल में हमारे पास जो प्लेनेट होंगे वह इक्वल एरिया को क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड लॉ this is our second law. The aerial velocity of a planet revolving around the sun is elliptical orbit remains constant, which implies that angular momentum of a planet remains constant. जो aerial velocity है क्या है, जो हमारे पास aerial velocity है, aerial velocity को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, this is the d dA by dt। dA by dt जो एरियल वेलोसिटी होती है किसकी प्लेनेट की, दैट इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट CONST कांस्टेंट, कांस्टेंट। The aerial velocity of planet revolving around the sun is elliptical orbit remains constant। यदि एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब होगा कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वह भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से मेन क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रा होता है, यहाँ से मेन कंक्लूजन यह ड्रा हो रहा है कि जो प्लेनेट होते हैं जब यह क्या है सन के क्लोज रहेंगे तो इनकी स्पीड क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। जैसे ही सन से इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो यह क्या होगा फास्ट मूव करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरियल इसको सेकंड लॉ को हम क्या करते हैं डिराइव करते हैं, सेकंड लॉ को हम क्या करते हैं डिराइव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह जो पाथ है इस पाथ को हम फिर से अलग से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर यह जो पाथ है दिस पाथ इज कंसीडर्ड एट द इलिप्टिकल, यहाँ पर क्या है यह जो पाथ है वह क्या है इलिप्टिकल है और इस पॉइंट पर दिस पॉइंट यह एक फोकस है और इस फोकस पर हमारा क्या है दिस इज द फोकस और फोकस पर हमारा क्या है सन है। यहाँ पर दिस द पोजीशन, यह पोजीशन क्या है दिस इज द पोजीशन ऑफ
प्लैनेट यह फर्स्ट पोजीशन को क्या कंसीडर किया गया है, फर्स्ट पोजीशन को ए से, और सेकंड आफ्टर टाइम टी पर पोजीशन क्या है, बी है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से दिस इज टेकन एज द आर, इसको क्या ले लिया गया है, और ले लिया गया है, और यहाँ पर जो एंगल है, एंगल इज कंसीडर, जो एंगल है, एंगल को क्या कंसीडर किया गया है, डेल्टा डेल्टा थीटा, दिस द एंगल डेल्टा थीटा, यहाँ पर क्या किया गया है, डेल्टा थीटा, दिस इज द एंगल डेल्टा थीटा। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा थीटा क्या है, हमारे पास एंगल है। अब डेल्टा थीटा है तो थीटा तो दिस इज द, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज द आर्क, ये चीज क्या हो जाएगा, आर्क होगा, दिस इज द आर्क, दिस इज द आवर आर्क, ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्क होगा। तो ये आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, हमारा आर डेल्टा थीटा क्या हो जाएगी, आर डेल्टा थीटा हमारे पास क्या हो जाएगी, आर्क की लेंथ होगी। लेट अ प्लैनेट मूव्स टू, यह डिराइव करेंगे, लेट अ प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन टाइम डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी में ए टू बी हमारा क्या होता है, मूव करता है, कौन सा प्लैनेट मूव करता है, द एरिया स्वेप्ट ऑफ द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। यहाँ जो हमारा इन दोनों को मिला दें, यहाँ से सन और इसको मिलाए, तो यह जो हमारा क्या होगा, यह पोजीशन वेक्टर होगा, तो यह कितनी एरिया स्वेप्ट करेगा, इस एरिया को हम क्या एरिया, इस एरिया को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और दिस इज द एरिया, यह क्या होगा, नियर अबाउट हमारा ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर यह जो एरिया होगी ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पर इस फार्मूला का क्या किया गया है, यूज किया गया है, फार्मूला बेस इनटू हाइट का यूज किया है, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ, आर हमारा बेस क्या है, आर, और जो हाइट है आर डेल्टा थीटा, दिस इज द आर डेल्टा थीटा, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, मींस हाफ बेस क्या है, आर है, आर को हमने क्या किया, बेस लिया, और इसको हम क्या किए, हाइट ले रहे हैं, बेस into height, further half r into r that become r square, this become delta theta, यह क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा होगा, दोनों साइड डेल्टा टी से क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, एरियल वेलोसिटी होगा, और यहाँ हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दिस इज द न्यू क्वांटिटी, यहाँ पर एक डेल्टा रेट ऑफ दिस इज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों साइड का हम क्या करते हैं, लिमिट ले लें, लिमिट क्या कंसीडर करते हैं, लिमिट कंसीडर करते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मींस जो हमारा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल, ये क्या है हमारे पास, डेल्टा टी कहाँ की ओर टेंस कर रहा है, जीरो, बहुत ही स्मॉल है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू टी, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, डी ए बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कैन बी रिटन व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कैन बी रिटन डी थीटा बाई डी टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस बिकम ओमेगा, या क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, दिस इज टेकन एज ओमेगा, तो डी ए बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, हम क्या रखेंगे, दिस द हाफ आर ओमेगा, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करता है, एल से, और एल जो इक्वल होता हुआ क्या होता है, आई ओमेगा, ये क्या होता है, एल आई इंटू आई, दिस इज द आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा, दिस इज द आई ओमेगा एल, ये क्या हो जाएगा, एल होगा, आई एल इक्वल टू दिस इज द एल इक्वल टू आई ओमेगा, फ्रॉम हियर यदि हम यहाँ से कंसीडर करें तो दिस टर्म ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेनेट के अराउंड द सन, एम आर स्क्वायर ओमेगा, फ्रॉम हियर ओमेगा भी कैन बी कैलकुलेटेड, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो जहाँ ओमेगा है, ओमेगा के स्थान में हमने क्या पुट कर दिया, एल अपॉन एम आर स्क्वायर पुट किया, तो हियर डी ए बाई डी टी एल आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल अपॉन टू एम, एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब यहाँ पर जो एल होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यह पूरी जो क्वांटिटी आएगी एल अपॉन टू एम, कैसी क्वांटिटी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वह क्या है कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर एल अपॉन टू एम क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो डी ए बाई डी टी जो एरियल वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स
सॉरी, केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या होता है, डेरिवेशन है। नेक्स्ट वन चलते हैं, किसमें चलते हैं, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड लॉ को फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। हमारे पास सेंटर में क्या हो गया, सन हो गया, और ये डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिट्स हैं, जहां पर हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वह क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर यह ये डिस्टेंस, फिर इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, जैसे हम चलते हैं, मान लेते हैं ये हमारा सैटर्न है, तो इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। डिस्टेंस इंक्रीज होने से जो इनका रिवोल्यूशन टाइम है वह भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो रिवोल्यूशन पीरियड है, रिवोल्यूशन पीरियड के प्लस थर्ड लॉ जिसको हार्मोनिक लॉ कहते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड जिसे इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, उसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर a planet to complete one revolution around the sun to directly proportional to the cube of semi-major axis of the इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास, समझ लेना है, यह जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है यह कंप्लीट, यह हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे पास दूसरा हम कंसीडर करें, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, दिस इज आवर प्लैनेट, यहाँ पर ये कोई प्लैनेट है, यह प्लैनेट कंप्लीट एक रोटेशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा दैट इज द टेकन कैपिटल टी, और दिस इज द मेजर एक्सिस, ये क्या होगी हमारी मेजर एक्सिस होगी, एंड दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस। तो हमको किसको कंसीडर करना है, मेजर एक्सिस को लेना है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लेनेट सन से जितनी ज्यादा दूरी पर होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम क्या करता है, रिक्वायर करता है, उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारा कौन सा लॉ हुआ, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको किस प्रकार डिड्यूस करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसको कंसीडर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो पाथ है, पाथ को क्या ले लिया गया, दिस इज टेकन एज द सर्कल। यह इस प्रकार का जो पाथ लिया गया है वो सर्कुलर पाथ लिया गया, और यहाँ पर सर्किल के एक यहाँ सेंटर पर क्या रखा गया, सन रखा गया। सन का मास, ये दिस इज द सन, यहाँ पर सन को कंसीडर किया गया, और जो सन का मास है वह कैपिटल एम है। स्मॉल एम, दिस इज द प्लेनेट, प्लेनेट का मास एम है, और जो वी है दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ जो रेडियस है दिस इज टेकन एज द कैपिटल आर, दिस इज द कैपिटल आर। हमारे पास क्या है, दोनों के बीच ये सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस दैट इज टेकन आर। तो यहाँ पर जो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लेनेट के बीच, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ कैपिटल जी क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ सन है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन इज द, कोई भी प्लेनेट सर्कुलर पाथ में कब मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रोवाइड होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो भी ग्रेविटेशन पुल होगा वह प्लेनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स करता है, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम और ये स्मॉल एम गेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वन स्मॉल आर और एक स्मॉल आर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, यहाँ देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम अपॉन आर। बट हम जानते हैं जो v होती है, जो वेलोसिटी है, कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए जो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। यह वन रिवोल्यूशन में कितना सरकमफ्रेंस हो जाएगा, दिस इज द 2 पाई आर, फर्स्ट वन 2 पाई आर, एंड वन रिवोल्यूशन में टाइम कितना रिक्वायर्ड है, दिस इज द t। तो दिस बिकम v, ये किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल होगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी। तो v के स्थान में v स्क्वायर पुट कर दें तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो दिस बिकम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू जी एम अपॉन आर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर आर दैट बिकम आर क्यूब। यहाँ पर यह जो क्वांटिटी है 4 पाई स्क्वायर जी एम, यह क्वांटिटी क्या है? दिस इज द कांस्टेंट। क्या है? ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम कंसीडर करते हैं दैट इज कांस्टेंट, तो कहेंगे कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड आर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या इसी को कह सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट एंड विच इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज द क्या केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होगा? यह केपलर्स का मोशन का थर्ड लॉ है। अब यहाँ देखें, यदि हम इसमें डिफरेंट जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इसके हम डेटा देखें कि जो मरकरी है, मरकरी की ये कहाँ से मीन डिस्टेंस है, कहाँ से मरकरी की सन से ये डिस्टेंस है, या वीनस की डिस्टेंस है, अर्थ की डिस्टेंस है, मार्स की डिस्टेंस है, जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस, नेपच्यून की, ये कहाँ से सन की ये मीन मीन डिस्टेंस है। डिस्टेंस मीन क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जब क्लोज हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे दूर जाएगा तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगा। तो इनका जो टाइम पीरियड है डिफरेंट, दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब वन रिवोल्यूशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज टेकन टाइम पीरियड। तो डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, इनके जो टाइम पीरियड होता है वन रिवोल्यूशन में डिफरेंट टाइम लगता है। मतलब ये प्रत्येक जितने भी प्लैनेट होते हैं उनमें जो ईयर होता है वह क्या होता है? डिफरेंट डेज के होते हैं। तो दिस इज द टाइम पीरियड। और इन दोनों का जो कांस्ट टी स्क्वायर अपॉन क्या करें? आर स्क्वायर करें तो दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। एक चीज क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर करें या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करें तो यह क्या चीज मिलेगा? हमको कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा। यदि इनको हम क्या करें फर्दर, इनके बीच हम ग्राफ ड्रा करें, जो हमारा ग्राफ क्या होगा? दिस इज द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। जो ऑर्बिटल टी स्क्वायर है क्या है? दिस इज द टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर ईयर में लिया गया, दिस इज द टी स्क्वायर को लिया गया, टी स्क्वायर को एक्स एक्सिस में लिया गया। कहाँ लिया गया? एक्स एक्सिस में लिया गया। और दिस द यहाँ पर हमारा आर क्यूब लिया गया। ये क्या हुआ? आर क्यूब है। एयू में लिया गया है आर क्यूब। तो दिस वी विल गेट स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इससे यह प्रूव हो रहा है कि टी स्क्वायर is directly proportional to r cube। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। जो प्लेनेट जितना ज्यादा दूरी पर होगा वह एक कंप्लीट रोटेशन के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। तो हम देखें, दिस इज द सन। स्काई में देखें, दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन। ये जो अर्थ सन है, और अर्थ और सन के बीच जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह क्या कहलाएगा? न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होगा? तो न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स को भी केपलर थर्ड लॉ के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? जो केपलर थर्ड लॉ है, तो डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डिडक्शन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के द्वारा हम इसको किस प्रकार क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो यहाँ भी जो पथ है वह पथ क्या लिया गया है? सर्कुलर पाथ लिया गया है। इस सेंटर पर क्या लिया जाता है? सन लिया जाता है जिसका मास कैपिटल एम है। दिस इज द स्मॉल मास ऑफ प्लेनेट, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वी है। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल किसी भी सर्कुलर पाथ में प्लेनेट को मूव करने के लिए क्या रिक्वायर होता है? देयर इज यहाँ पर यदि कोई पाथ सर्कुलर मोशन में कम मूव करेगा, जब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। let the capital T the time period of the revolution। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम पीरियड लग रहा है? टी लग रहा है। तो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी। यहाँ से हम क्या कर, टी क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ पर v के स्थान में वैल्यू पुट करते, v स्क्वायर पुट करके रखा, सॉल्व किया, तो कैपिटल f इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। हमें पता है थर्ड लॉ से, यहीं पर थर्ड लॉ का क्या करते हैं? यूज करते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। के ये यहाँ पर इक्वल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल, के आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? के आर क्यूब है। यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे? जहां पर हमारे पास दिस इज द टी स्क्वायर के स्थान पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, के आर क्यूब पुट किया, तो एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के आर स्क्वायर। यहाँ से आर और आर स्क्वायर गेट कैंसिल, आर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम आर स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? कैपिटल जी लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी को कंसीडर किया, कैपिटल जी ले लिया, तो या फिर डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? यहाँ पर यह जो होगा प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएं तो क्या हो जाएगा? या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। एम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इज द एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर।
यहाँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर। मीन्स जो हमारा सन होगा प्लेनेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एम अपॉन आर स्क्वायर फोर्स। मीन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना सन प्लेनेट पर फोर्स अप्लाई करेगा, सेम अमाउंट का जो फोर्स होगा वह क्या होगा, प्लेनेट भी मार्स क्या सन पे अप्लाई करेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल मास ऑफ सन है, और स्मॉल एम क्या है, दिस द मास ऑफ प्लेनेट। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है कि आप केपलर्स लॉ का यूज करके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या करिए, डिराइव करिए। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू।